समय था 1962 का। अक्टूबर का महीना चल रहा था और ये जगह थी अरुणाचल प्रदेश। पहाड़ों में भयानक ठंड पड़ रही थी और चीनी लगातार घुसपैठ किए जा रहे थे। चीनियों को जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी को भी वहां तैनात कर दिया था। सेना अब तक मैदानों में लड़ती थी, लेकिन इस बार लड़ाई और जगह दोनों अलग अलग थे। अब बारी थी ठंडे बर्फीले पहाड़ों की। यहाँ पर तापमान माइनस में चल रहा था। यहाँ तक कि हमारे जवानों के पास ठंड से बचने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, उड़ान हौसलों से होती है। असल में इन ठंडे प्रदेशों में लड़ने के लिए अलग तरह की पोशाक होती है और जूते भी, ताकि लड़ने से पहले खुद को बचाना यह एक बड़ा चैलेंज था। यहीं पर एक बहादुर का नाम आता है, सूबेदार जोगिंदर सिंह, जो अभी अभी घर से छुट्टियां मनाकर लौटे ही थे। लेकिन तब तक उनकी पलटन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में तैनात कर दिया था। बॉर्डर पर लगातार खतरा बढ़ रहा था। इनकी पलटन संख्या में बेहद कम थी, लेकिन इसका हौसला कतई कम नहीं था। रात दिन उनकी निगाह उस चीन पर रहती थी कि कब मौका मिले और फिर उनके इरादों पर पानी फेरा जाए। इस पलटन को लीड कर रहे थे सूबेदार जोगिंदर सिंह। इस पलटन में महज 20 सिपाही तैनात थे। इन्हें सेना की तरफ से टारगेट मिला था कि हर हालत में तवांग को बचाना है। अगर तवांग पर चीनियों का कब्जा हो गया तो फिर ये जंग हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन ये जांबाज तो भारत माँ की उस मिट्टी से बना था जो लोहे को भी पिघला सकता था। कद काठी से बेहद मजबूत थे जोगिंदर सिंह। उनका साहस गजब का था। दुश्मन उनको देखकर ही भाग जाया करते थे। अब आर पार की लड़ाई थी। मौसम कितना ही विपरीत क्यों ना हो, चीनियों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देना है। असल में 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के महला कला गांव में जोगिंदर सिंह का जन्म हुआ था और महज छोटी सी उम्र में ही वे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए थे। अमूमन जिस उम्र में बच्चे मौज मस्ती में बिजी रहा करते थे, वहीं जोगिंदर सिंह एक बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे थे। जैसे ही 1947 का दौर आया तो उन्होंने बंटवारे का दर्द भी देखा था। दर्द कुछ कम होता उससे पहले ही 1948 में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर हमला हो गया था और फिर वहीं पर जोगिंदर सिंह भी ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने उस दौर में भी पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मारा था और फिर 1962 का दौर आया तो फिर उन्होंने इस जंग में अपना सब कुछ झोंक दिया था। तारीख थी 20 अक्टूबर 1962 की। चीनियों ने एक साथ कई इलाकों पर हमला बोल दिया था। हमला इतना भयानक था कि काफी इलाके चीनियों ने अपने कब्जे में कर लिए थे। लेकिन अभी भी उनका लालच मिटा नहीं था। उनकी बुरी नियति तवांग इलाके पर थी, लेकिन शायद चीन वाले भूल गए थे कि वहां पर भारतीय सेना की एक सिख बटालियन तैनात है और उनको लीड कर रहे थे सूबेदार जोगिंदर सिंह। चीनियों की तरफ से करीब 200 सैनिकों ने हमला किया और उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे सिख बटालियन के महज 20 सिपाही। लेकिन ये 20 उन पर भारी पड़ रहे थे। भारत का एक एक जांबाज 20-20 चीनियों पर भारी पड़ रहा था। कई चीनी सैनिकों की चटनी बना दी थी। गुत्थम गुत्था की लड़ाई का तो इनका कोई जवाब ही नहीं था। चीनी खेमे में अफरा तफरी मच गई थी। उन्हें बस अपनी जान बचाने के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। भारतीय जवानों का जवाब इतना करारा था कि चीनी हमला नाकाम हो गया। भारतीय सेना का जुनून 7वें आसमान पर था। लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह गंभीर चिंतन कर रहे थे। वे जानते थे कि चीन इस तरह हार मानने वाला नहीं है। वह फिर ऐसी गुस्ताखी करेगा। उन्हें चिंता भी हो रही थी कि अब तक काफी हथियार खत्म हो चुके थे। गोला बारूद भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। दूसरी तरफ सैनिक भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। लेकिन मैदान छोड़ना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और जल्द से जल्द राशन, पानी और हल्के हथियारों की मांग की गई। लेकिन सेना के अधिकारियों का एक ही जवाब आ रहा था, किसी भी तरह अपने आप को बचाओ, अपनी पलटन को बचाओ। हर तरफ चीनी आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ियों में कोहराम मचा हुआ है। जितना हो सके उस पहाड़ी को छोड़कर नीचे आ जाओ।
सूबेदार जोगिंदर सिंह को बेहद अफसोस हुआ कि उनकी टीम भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। अब जो करना है उन्हें खुद ही करना था। अपने साथियों को इन बातों से अवगत करवाया और उन्हें भी यह हालात बताए गए, लेकिन उनका लीडर बेहद मजबूत था, तो भला उनकी पलटन कमजोर कैसे हो सकती है। सबका एक ही जवाब था, हम लड़ेंगे, आखिरी गोली तक लड़ेंगे, लेकिन पीठ दिखाकर ये मैदान नहीं छोड़ेंगे। हम भारत माता के वीर सपूत है, हमारे खून का एक एक कतरा देश को कुर्बान होगा। उस घाटी में एक साथ इतना गुंजन हुआ था कि पहाड़ों से भी आवाज आने लग गई थी, वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। दूसरी तरफ चीनी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर धीरे धीरे उनके बंकरों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही सुबह हुई तो एक बार फिर आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई थी, लेकिन इस बार भी चीनियों की नाक में दम कर दिया था। मगर अफसोस, सूबेदार जोगिंदर सिंह को एक गोली लग गई थी। खून बहुत बह चुका था, लेकिन ये जांबाज तब भी नहीं रुका था। अचानक सूबेदार उठ खड़े हुए और फिर अपने बंकर में जाकर एक पट्टी बांधी और दोबारा लड़ने के लिए मैदान में उतर गए थे। यह देखकर बाकी सैनिकों का हौसला इतना बढ़ गया था कि उन्होंने दुगुनी ताकत से चीनियों का डटकर सामना किया। आखिरकार एक बार फिर चीनियों की पलटन को बॉर्डर से पीछे भागना पड़ गया था, लेकिन यह सन्नाटा कुछ ही देर के लिए था। अब बारी थी चीन के उस आखिरी और तीसरे भयानक हमले की। आखिरकार वो पल भी आ गया था। 200 चीनी सैनिकों की एक भयानक टुकड़ी बेहद कम समय में उस इंडियन बंकर तक पहुंच गई थी। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन भी उस टुकड़ी से टकरा गई थी, मगर भारतीय जवानों के पास अब गोला बारूद बेहद कम था। एक एक गोली का हिसाब रख रहे थे। खुद सूबेदार जोगिंदर सिंह भी घायल हो चुके थे। बचे हुए सैनिकों को भी सूबेदार साहब ने खंजर का उपयोग करने के लिए कहा गया। बचे हुए सैनिकों ने अपनी राइफलों की नोक पर खंजर लगाए। जब तक बंदूकों में गोली थी, गोली चलाते रहे और जब गोलियां खत्म हो गई तो फिर इन चाकुओं से चीनियों को चीर डाला था। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ऐसे जय घोष से रणबांकुरों में आग सी पैदा हो गई थी। जब तक शरीर में जान थी ये जांबाज लड़ते रहे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, और जब अलविदा की बारी आई तो फिर हंसते हंसते अपने प्राण देश के लिए कुर्बान कर दिए। अब सूबेदार जोगिंदर सिंह भी चीनियों से बुरी तरह गिर गए थे और आखिरकार उन्हें भी युद्धबंदी बना लिया गया। कहते हैं कि जिस दिन युद्धबंदी बनाया था उसी दिन वे शहीद हो गए थे और करीब 1 साल बाद चीनियों ने उनकी अस्थियां भारत को दी थी। भारत माँ के ऐसे लाडले सपूत को भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। माँ भारती के ऐसे लालों को यूनिक डिस्कवरी टीम बार बार वंदन करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।